हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर और मैं गौरव सर। आप सभी के लिए लेकर के आए हैं जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 24 जनवरी का पेपर शिफ्ट 2 वाला। शिफ्ट 1 का तो हम लोगों ने पेपर कराया। करा दिया, हाँ। आपने देखा वहां पर कि सवाल जो आ रहे हैं बेसिक्स पर आ रहे हैं, और अभी भी आपको जो सवाल देखने को मिलेगा वो बेसिक्स पर ही मिलेगा। और आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए आप सजग हो जाइए, जिनका पेपर अभी बाकी है, कि भैया हम जो भी पढ़ें बस उसको बार बार रिवाइज कर ले, है कि नहीं? बिल्कुल। न्यू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी पढ़े हैं जितना बार हो सके, बार बार हो सके आप रिवाइज करते चले, है कि और नहीं? पेपर का पैटर्न देख के पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत करनी है, कितनी हाँ। नहीं करनी। जो पढ़ लिख लिए वो सब खत्म। हाँ, जो छूट गया उसको छोड़ दो। छोड़ दो। हाँ, जो नहीं कर पाए उसको कोई मलाल नहीं। अब देखो सवाल कैसा कैसा है, देखिए सर। पहला सवाल पहला सवाल आपके सामने बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एक्सट्रैक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो इसमें आता है भैया गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जिसका एक्सट्रैक्शन करते वक्त पहले तो ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करके AuCN2- बनाता है, क्योंकि इसको लिगेंड मिल जाता है ना, लिगेंड मिलने पर ये ऑक्सीडाइज कर जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कराते हैं जिंक को डाल करके, ठीक है। जिंक ज्यादा अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है Au के मुकाबले, और ये इसके जगह पर आ जाता है, और ये Au आपका क्या हो जाता है, रेड्यूस। तो देख रहे हैं, पहले ये ऑक्सीडाइज किया Au से Cn- के प्रेजेंस में, पानी वानी तो हो, और फिर ये जिंक के प्रेजेंस में रिड्यूस कर जाता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब आप एक्सट्रैक्शन अगर थोड़ा भी पढ़े हुए हो ना तो डायरेक्ट आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि नहीं सर? बिल्कुल। आगे चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल आता है, देख लो, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे, मतलब ये क्लास 11th में जब बच्चा बोर्ड्स की तैयारी करता है ना तो वहां पर भी ये बच्चा पढ़ता है, ठीक है। आपको अगर बेसिक फॉर्मूला पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/QV, लैम्डा बराबर h/√2m/QV, ठीक है। तो हम m के जगह पे क्या लिख देंगे, मास। अच्छा, क्या क्या है आपके पास? आपके पास अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया, Me। चार्ज क्या हो जाएगा, E, ठीक। प्रोटॉन का मास हम मान लेते हैं MP है, और चार्ज क्या हो जाएगा, E। अल्फा पार्टिकल का मास है 4 MP, और चार्ज हो जाएगा 2E। यही है ना कहानी। आपको बस यहाँ पर पुट करना है Q और M के जगह। अब बाकी आपको कंपैरिजन करना है। तो लैम्डा बराबर h/√, अगर मान लीजिए हम अल्फा पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं ये वाला, तो M के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 4MP इंटू 2E। यहां हो जाएगा h/√2 इंटू MP इंटू E। लैम्डा बराबर h/√2 इंटू ME इंटू E। और आप सभी को पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मास का वैल्यू बढ़ेगा और चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा का। सबसे ज्यादा चार्ज भी किसका है, अल्फा का। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होने वाला है, अल्फा का। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ठीक। अच्छा, सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज भी कम है, E। आप देख लो सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो आप देख लो ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है। मतलब लैम्डा E इज ग्रेटर देन लैम्डा P, लैम्डा P इज ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। दिस विल बी योर ऑर्डर, ठीक है। देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, न्यूमेरिकली में बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बोल दिया, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ AB3 गैस यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो बेसिक थॉट प्रोसेस कहता है वो क्या कहता है कि जो T½ होता है वो इनिशियल प्रेशर का पावर 1 - n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर n क्या है बेटा, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ठीक। तो अगर मैं यहां पर कोई भी दो ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा, एक बार T½ इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट लिख देना, P0 आप ले लो। आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, 50 का पावर 1 - n, ठीक है। तो जब आपने ये 50 लिया है तो ये आपका T½ आपका क्या हो जाएगा,
टी हाफ आपका क्या हो जाएगा 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन यहां पर बना लो, 2 बराबर k इंटू 50 के जगह पे आप 100 ले लो 1 माइनस n। ये हो गया इक्वेशन 2। आपको क्या करना है, बस डिवाइड दे देना है। आपको यहां क्या करना है, डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को आप बस डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड दे देंगे तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2, यहाँ के कट जाएगा, यहाँ आ गया 1/2 का पावर 1 माइनस n, यहाँ पर 2 का पावर n माइनस 1। अब इसका पावर क्या है 1, कंपेयर कर लो, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो n बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2। देख रहे हो, बेसिक पर है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। अगर आपको बेसिक फंडा क्लियर है ना, यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। अब आपके पास क्या है, CO है, NH3 6 है, 3+ है, मतलब CO के ऊपर भी क्या आ गया 3+ आ गया। अगर हम CO का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, आपका आउटर मोस्ट शेल में क्या आ जाएगा 4s2 मत फीको, मतलब 3d7 आ जाएगा। यही आपका आउटर मोस्ट शेल वाला होगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर हम इसका CO3+ का निकाले तो मेरा क्या आ जाएगा 3d6 आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक। अब ये 3d6 आ गया और यहां पर ये जो आपका है NH3 वो किसके तरह बिहेव कर रहा है, SFL। यहां तक कोई दिक्कत की बात है। तो क्या यहां पेयरिंग पॉसिबल है क्या, 1 2 3 4 5, 3 2 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। क्या यहां, ये तो तब था इन द एब्सेंस ऑफ SFL, इन द एब्सेंस ऑफ SFL, लेकिन जब यहां SFL आ गया तो ये इसका क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा, लाइक दिस। क्लियर है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इनर वाले D2 6 है तो क्या हो जाएगा D2sp3। तो D2sp3 तो होगा, मतलब ऊपर वाला 2 ठो काट लो। अब ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, ये आपको यहां पर देखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी का सभी क्या है, पेयर्ड है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक। ऑप्शन 4 मतलब ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे। अच्छा लीजिए तो सर। बहुत ही आसान सवाल है सर, एल्कीन्स का, है ना। एल्कीन्स में बेसिकली हम लोग जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना एल्कीन अल्काइन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। और एल्कीन में अभी हम लोग पिछले शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, हम लोग देखे थे, जहाँ पे कार्बोकटायन बना था और हम लोग रिंग एक्सपेंशन किए थे। उसी तरीके से ये भी सवाल है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, क्लासिकल कार्बोकटायन बना था। उसमें हम लोग क्लासिकल कार्बोकटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, ये क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, OMDM, जिसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा यहाँ पे Hg और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। अब हमारे पास OH- भी है और H- भी है, लेकिन पहले अटैक किसका होता है, पहले अटैक OH- का। OH- वहां पे जाके अटैक करता है जहां पे अगर कार्बोकटायन बना होता और स्टेबल बना होता, वहां पे जाके अटैक करता। मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकटायन इफ पॉसिबल अगर बना होता, 3 डिग्री बना होता, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो वहां पे जाके OH अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर की तरफ, मतलब ये आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा Hg और OAC, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। और अगले स्टेप में ये हाइड्राइड माइनस यहाँ पे अटैक करता है और ये बाहर की तरफ जाता है। मतलब इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो होता है। और मार्कोनिकॉफ एडिशन आप जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहां ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख लो 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल आपके सामने, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं फिर। अब देखिए ये जो सवाल है ये बॉयल्स लॉ पर सर बेस्ड है ना। और बॉयल्स लॉ में सभी को पता है कि P क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनने वाला है, वो ग्राफ बनने वाला है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। क्या बनने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कैसा बनेगा, 1 2 3 इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ हो जाएगा टेम्परेचर T1, यहाँ हो जाएगा T2, यहाँ हो जाएगा T3, ठीक। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ T1 T2 T3 का।
ठीक है, बाद में हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा सही है, क्योंकि आपको ऑर्डर भी दे दिया कि T3 शुड बी ग्रेटर देन T2 देन T1। आज तक जब भी सवाल आता था ना, ग्राफ दे देता था और ऑर्डर पूछता था, अब ऑर्डर दे दिया, ग्राफ पूछ रहा है, बस यही अंतर किया और कुछ। तो आपको पता है ना, मैं क्या करूंगा, एक लाइन सीधा ड्रॉ कर दूंगा जिससे वॉल्यूम आपका हो गया कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका P3, ये हो गया P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। तो यहाँ P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेशर। तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, PV इज इक्वल्स टू nRT। प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है कि नहीं है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर T3 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड T2 विल बी ग्रेटर देन T1। मतलब ऑब्वियसली ये जो ग्राफ का प्लॉटिंग है वो मेरा क्या है, सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी। क्यों, T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। मतलब T3 कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ये वाला में T1 ऊपर है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देख लो, सिमिलर ग्राफ प्लॉटेड। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। यार सिंपल सी बात है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर से लोग इतना डर जाते हैं सिर्फ इस बात पे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर है, नाम वगैरह वगैरह। बहुत बार सवाल, ये सवाल जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना था। अब जैसे हमने बोला कि भाई 2 अमीनो एसिड हैं, ये दोनों अमीनो एसिड जुड़ते हैं जिस बॉन्ड से, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और अमीनो एसिड में क्या होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है COH और उसके साथ एक NH2 भी लगा होता है, ऐसा। ठीक है, यहाँ ये इस तरीके से, मतलब इनका जुड़ना, एसिडिक पार्ट है तो जुड़ेगा किससे, बेसिक पार्ट से ही जुड़ेगा, अगले अमीनो एसिड के बेसिक पार्ट से जुड़ेगा। तो यहाँ NH2 और इस वाले कार्बन से COOH यहाँ पे, और यहाँ सपोज H और R ये जोड़ दिया। अब वो जुड़ेगा किससे, यहाँ से वाटर एलिमिनेट करता है -H2O और एक CO और NH लिंकेज का फॉर्मेशन है। देखा, इसको, इसका CO और इसका NH, ये लिंकेज, और इसी बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब 2 अमीनो एसिड था तो एक मॉलिक्यूल वाटर निकला और एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। क्लियर? 3 अमीनो एसिड उसी तरीके से होता, सपोज यहाँ पे। अब इसके बेसिक पार्ट से किसी का एसिडिक पार्ट जुड़ता, एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनता, एक और वाटर मॉलिक्यूल निकलता। तो यहाँ पे तो पूछा है पेप्टाइड बॉन्ड। अब इनका नाम, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं पता है या फिर किसका निमोनिक ये यूज किया गया नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता है कि भाई ये तीनों अमीनो एसिड हैं, ये जुड़ेंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, और 3 अमीनो एसिड हैं तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। और इसको अलग तरीके से पूछ सकता था कि भाई कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो वो भी 2 ही निकलेंगे। तो बेसिकली अगर n अमीनो एसिड मिल के कुछ प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें n-1 इक्विवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा और उतना ही वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है। बहुत ही आसान तरीका। अब देखो 3 है तो 3 है जब अमीनो एसिड, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और 2 अमीनो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। यही है करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला देखते हैं, अगला सवाल। ये सवाल तो सर इतना आसान है कि ये चारों एंटी फर्टिलिटी ड्रग, एंटीबायोटिक, ट्रैंक्विलाइजर, ये सब कुछ दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में जानने की जरूरत थी, सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में, और जो कि बहुत ही फेमस है। आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एंटी हिस्टामिन ड्रग में लेके इस सेल्डन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, सेल्डन का नाम दिया हुआ है। और सिर्फ अगर आपको ये पता चल जाए कि डी के साथ एंटी हिस्टामिन ड्रग में एक सेल्डन भी, 2 ड्रग हैं, इसमें से एक सेल्डन का एनसीईआरटी पेज पे दिया हुआ है। ठीक, तो सिर्फ ये देखो तो डी के साथ आर का मिलना सिर्फ और सिर्फ एक ही में पॉसिबल है, और यही करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? तो ये चीजें, अब इनमें स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, सिर्फ नाम भी याद था तो आप काम कर सकते थे, और एक का नाम याद, चारों का नाम नहीं भी याद था तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता था इसका काम। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आ गया सर। अब ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देख करके बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या दिया हुआ, NaOH आप ऐड कर रहे हैं स्लोली बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक, तो आप जब स्टार्टिंग में NaOH डालेंगे तो कंडक्टेंस हल्का सा पहले से थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे और बढ़ता है, और फिर अचानक से एक रैपिड हमको मिलता है। कारण क्या है कि सारा का सारा जो ये बेंजोइक एसिड है, इसका फॉर्मूला आपका यही होता है, PHCOON। ठीक है, अब ये आपका जब ये कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है, किसका, PHCOOH का कंप्लीट कन्वर्जन इसमें हो जाता है, तो एक हमको रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है कंडक्टिविटी में। क्योंकि आपको पता है ये सॉल्ट का एक पार्ट तो वीक है लेकिन दूसरा पार्ट तो स्ट्रांग है। अगर कोई एक पार्ट भी स्ट्रांग है तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन
परफॉर्म करता है, और कंप्लीट डिसोसिएशन जब कोई भी चीज परफॉर्म करता है तो लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, और लार्ज नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के कारण कंडक्टेंस भी आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऑप्शन आपको ऐसा कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर पहले घटा है फिर बढ़ा है, नहीं, यहाँ स्लोली बढ़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक वीक एसिड को डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले घटता है, तो सॉरी हल्का सा घटा, एकदम स्लाइड नाम मात्र घटता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ ही रहा है, फिर और रैपिड ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अभी तक आप जितने भी सवाल देखे हैं सब डायरेक्ट एकदम उठ करके आ रहे हैं एनसीईआरटी से, है कि नहीं सर। अब ये वाला सवाल है, अब इस सवाल को बहुत जन क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू याद करेंगे और फिर उसके बेसिस पर सजाएंगे। लेकिन आप सभी को पता है इन एक्वस मीडियम जो लिथियम होता है, दिस विल एक्ट एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन आरबी देन सीएस, सॉरी देन सीएस देन आरबी देन के देन Na। कारण क्या है, लिथियम का वेरी लार्ज हाइड्रेशन है एनर्जी, वेरी लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी, जब ये Li+ में कन्वर्ट होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्वस मीडियम में जो लिथियम होता है एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है। तो आप इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी सवाल मान सकते हैं, या आप चाहे इसको पीरियोडिक टेबल से भी सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे आगे आएगा लिथियम, फिर आ रहा है आरबी, फिर आ रहा है Na। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हो सवाल कैसे आ रहे हैं। ये सवाल भी काफी आसान है। जैसा हमने बोला, अल्केन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मोनो हैलोजिनेशन वाला रिएक्शन, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने फ्रैक्शन बनेंगे, वगैरह वगैरह। अब जैसे ये कंपाउंड दिया गया है Cl2H, मतलब फ्री रेडिकल के पाथवे से रिएक्शन बढ़ेगी आगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, एक क्लोरिनेशन कराएंगे, एक जगह दो जगह, जितना भी पॉसिबल CH टाइप के बॉन्ड है उनको तोड़ तोड़ के Cl लगाते जाएंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे इस मिथाइल से 3 मिथाइल लगे हुए, इस कार्बन से 3 मिथाइल लगे हुए, इन तीनों का इन्वायरमेंट सेम है, तो इन तीनों में से किसी एक पे करा दो, सेम ही प्रोडक्ट होंगे। तो एक प्रोडक्ट, एक यहाँ से मिलेगा आपको प्रोडक्ट, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये मिल गया। अच्छा, अब उसके बाद हमने सपोज, अब यहाँ पे तो कोई कल कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक बॉन्ड यहाँ से भी तोड़ेंगे। यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ेंगे हम, तो हमें मिलेगा कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल प्लेनर होता है, तो एक बार ऊपर से भी Cl आके अटैच हो सकता है, एक बार Cl नीचे से भी अटैच आके हो सकता है। मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 बनेगा, अगर हमें टोटल स्टीरियोआइसोमर पूछा होता तो। लेकिन यहाँ पे पूछा है स्ट्रक्चरल ओनली, तो हम लोग स्टीरियो के बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो हम सीधे सीधे ये कह देंगे कि भाई यहाँ से भी एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जितने टाइप के CH बॉन्ड हैं, एक प्रोडक्ट यहाँ से भी मिल जाएगा, उसी तरीके से एक प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, और एक इन दोनों, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक यहाँ से, तो टोटल 1 2 3 4 और 5 प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर यही टोटल आइसोमर पूछा होता तो यहाँ से तो एक मिलता, यहाँ से एक मिलता, 1 प्लस लास्ट वाला भी 1, लेकिन यहाँ से क्या, यहाँ से है ना, यहाँ से भी, हाँ यहाँ से भी एक मिल जाता। यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ भी रेसमिक मिक्सचर मिलता है, यहाँ भी रेसमिक मिक्सचर मिलता है, 2 प्रोडक्ट यहाँ से, 2 प्रोडक्ट यहाँ से, 4 और जोड़ देते तो 2 + 2 कितने हो गए टोटल, 2 2 4 1 6 2 6 1 7, ठीक है। तो ये तब होता सवाल जब हम लोग टोटल आइसोमर पूछा जाता, लेकिन हमें स्ट्रक्चरल ओनली बताना है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Which of the following lanthanide ion is the best oxidizing agent? सर देखिए, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना ना किसी को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन होना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है लैंथेनाइड का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ठीक। तो हर कोई उस +3 पर पहुंचना चाहता है। ये +2 वाला +3 में जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये +2 वाला +3 में जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये +2 वाला +4 में जाना चाहता है SN, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन ये +4 वाला कहाँ जाना चाहेगा, +3 में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एकमात्र ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, और सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर तो बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द यूनिपॉजिटिव स्टेट। अरे ध्यान से देखो, ये 55 क्या चीज को डिनोट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर 55 किसका होता है, सीजियम का।
CS का। तो अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। यहां तक आपका कितना हो रहा है 30। इसके बाद हो जाएगा 4p6 5s2 4d10, ये हो गया 48। इसके बाद आ जाएगा 5p6 एंड 6s1, हो गया 55। हो गया ना। बोला है ये किसका सीजियम का, लेकिन हमको CS प्लस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको हटा देंगे, वी विल रिमूव दिस 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब मेरे पास S में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, देखो तो ध्यान से, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S क्या है 10। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। देख रहे हो कैसे सवाल आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो पकड़ के रख लिया भैया, मैंने बहुत बार इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला कि डायरेक्ट सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे या तो एटॉमिक नंबर दे देगा, किसी भी तरीके से उसको अरेंज कर सकता है, और वो चीज आप देख भी रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फिजॉप्शन। फिजॉप्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फिजॉप्शन इज हाईली स्पेसिफिक, गलत, हाईली स्पेसिफिक नहीं है, हाईली स्पेसिफिक केमिजॉप्शन होता है। इट ऑलवेज फॉर्म मोनोलेयर, ये भी गलत, फिजॉप्शन फॉर्म्स मल्टी लेयर। अरे आप डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेते ना तो आपका काम हो जाता। फिजॉप्शन डज नॉट रिक्वायर्स एनी एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ ये बात सत्य है भाई, इसको किसी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसे कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। आइए ऑप्शन डी भी देखते हैं, फिजॉप्शन इज एसोसिएटेड विद अ वेरी हाई इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ये भी गलत, वेरी लेस इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन से एसोसिएट करता है, ठीक है, क्योंकि किसी तरीके का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े हुए रहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आ गया उसी टाइप का। हाउ मेनी एस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ब्रोमीन एटम, एटॉमिक नंबर दे दिया 35। ये मैं आपको वापस से नहीं बताने वाला यार, इसको तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है। क्या ही है यार 1s2 2s2 2p6, अब ये तो बच्चे भी जानते हैं यार। फिर आपको क्या देख लेना है कितने सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन है। अब मानो इस बार एनटीओ को ऐसे इलेक्ट्रॉन बहुत भाग गया भैया, एटॉमिक नंबर पे देख रहा हूँ भर भर के सवाल आ रहे हैं। जो हम लोग 5 टॉपिक्स का बारे में बात किए थे सर, एक बार हम लोग वीडियो भी बनाए थे शॉर्ट्स, जिसमें 5 टॉपिक्स में, उसमें मैंने साफ साफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक टॉपिक लिखवाया था कि भैया तुम पढ़ लो, उससे सवाल आने ही है, और तुम देख लो आ रहे हैं। नहीं विश्वास होता आप शॉर्ट वीडियोज में जाकर के देख लो, एक ही में 2-2 सवाल आ गए हैं, बताइए सर। अब इससे बड़ा मार्जिन आपको कहां पर मिल सकता है, ठीक है। तो ये बच्चा वाला सवाल है, आप इसको कॉन्फ़िगरेशन आराम से करके निकाल सकते हो कि 2s2 में कितना, 1s2 में कितना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट लाइक सीजियम आपको कॉन्फ़िगरेशन करना। आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आ गया है वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन निकालने के लिए तो आप पहले प्रोसेस समझ लो क्या है। आपका बोला है 3 to 1, या लिख भी दिया, ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, ठीक, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, लिख दिया है, दिख भी रहा है, और ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। इसमें एक ट्विस्ट लाया है जबरदस्त, यहां टेम्परेचर वगैरह का बात नहीं किया है। अब यहां आपको कॉमन सेंस काम करना चाहिए। आइसोबेरिक के केस में तो आपको पता है माइनस पी डेल्टा वी लगा लोगे, आपका पी क्या हो जाएगा 1, और डेल्टा वी आपको पता ही है 40 - 20 कर लोगे, ठीक। आइसोबेरिक वाला में, ठीक। अब आइसोकोरिक वाले में तो सभी को पता है सर, वर्क डन तो क्या होता है 0। और अगर मैं आइसोथर्मल का बात पे आऊं तो आप सभी को पता है, फॉर्मूला हम लोग सभी पढ़ रखे हैं, 2.303 nRT log V1/V2। अगर आप पॉजिटिव आगे लिख रहे हो तो यहां पर आपको V2/V1 लिख, ठीक है, V2/V1। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है भैया। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको V2 भी पता है, क्या है V2 आपका क्या हो जाएगा 20, V1 आपको पता है 40। अब बोलेंगे सर nRT हमको नहीं पता, nRT के जगह पे क्या लिखोगे, nRT के जगह पे लिखोगे PV। अब बोले सर ये पीवी और पी और वी क्या लिखेंगे, जहां पर आप फाइनली पहुंचने वाले हो ना उसका प्रेशर उसका वॉल्यूम लिखोगे। तो फाइनली आप कहां पर पहुंच रहे हो 1 वाले में, तो इसके लिए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, और इसी के लिए सॉरी पी का वैल्यू हो जाएगा 1 और वी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। बस यहां पर इस एनआरटी के जगह आपको ये सब्स्टिट्यूट कर देना। बाकी तो सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आई होप आप इतना कर लेंगे। आपको क्या बोला टोटल वर्क डन निकालना, तो आप वर्क डन आइसोबेरिक को वर्क डन आइसोकोरिक में ऐड करोगे और फिर वर्क डन आइसोथर्मल करना, बस दैट्स इट, दिस विल बी योर आंसर।
आ गई क्या बात समझ में? है क्या बाकी तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इतना तो आपको आना चाहिए बेटा, है ना। आप जेई के पेपर दे रहे हो, इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। अब बिना समय वेस्ट किए आगे चलते हैं। अब आगे देखो, इसको दो तरीका से लोग सॉल्व करेंगे। एक, इसका एमओटी वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक, अगर कोई बच्चा एमओटी पढ़ता है ना, तो सबसे पहला जो लिखना सीखता है वो नाइट्रोजन का ही लिखना सीखता है और ऑक्सीजन का ही लिखना सीखता है। ठीक है, तो इतना तो उसके दिमाग में फिट रहता है कि सर इसके आउटर मोस्ट में जब लास्ट में जाते हैं तो पाई 2px में 2 रहता है और यहाँ पाई 2px में 2 रहता है। ठीक, इसमें आपका क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में 1। अब इसमें से अगर तुम एक हटा दो, N2 प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट वाला क्या बन जाएगा, 2, और यहां पर आ जाएगा 1। इसका क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px 1 इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py 0। यहां तक क्लियर है क्या? आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सम ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, यहां पर कितना है देखो तो जरा गौर से, एक भी नहीं है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 भरे हुए, 0। यहां कितना है, 1। यहां कितना है, 2। यहां कितना है, 1। भैया सम निकाल लो, 0 + 1 + 2 + 1, खत्म। दम है सवाल में? नहीं ना। देख रहे हो ना सवाल कैसा आ रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। तुम देखो यहां पर क्या बोल रहा, पीएच दे दिया किसका, कैल्शियम लैक्टेट का। लैक्टेट कहां से आया होगा, लैक्टिक एसिड से आया होगा। ये लैक्टिक एसिड का एक एनायन है, आगे में Ca2+ कैटायन है। ये क्या है, ये है सॉल्ट। मतलब आपका क्या हो रहा है यहां पर, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। वो भी कैसा सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। तो इसके लिए फॉर्मूला बस आपको पीएच का पता होना चाहिए। वो क्या होता है, हाफ pKw + pKa + log C। सब कुछ दिया हुआ है भाई साहब, सब कुछ दे दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो निकालने वाले को छोड़ करके, है ना। बहुत जन सोचे होंगे सर सब कुछ दे दिया तो निकालेंगे क्या, है ना। तो यहाँ पर निकालना क्या है, पीके को निकालना है। आपको पीएच दे दिया है, कितना है, 0.005। pKw दुनिया को पता है 14 होता है, ठीक है। log C में कंसंट्रेशन भी आपको दे दिया। पीके, अरे वाह क्या पूछ रहा है, फिर पीएच निकालने बोल रहा, सॉरी। ये पीके की वैल्यू है, पीके की वैल्यू है आपकी 4, ठीक है। pKw 14 पता है, log C आपको दे दिया 0.005। पीएच नहीं निकल जाएगा भाई साहब, पीएच नहीं निकल जाएगा। कुछ बचा है क्या, सब कुछ तो दे दिया है। बस आपको जोड़ना है log का वैल्यू 1 से लेके 5, 1 से लेके 10 तक सभी को पढ़ना रहता है भाई। जेई में बैठ रहे हो, आपको 1 से लेके log 10 तक का वैल्यू तो आपको आना ही चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। महा आसान सवाल बोलता, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मतलब क्या बोल रहा पता है, मार्शल एसिड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मार्शल एसिड की। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 जगत विख्यात, H2S2O8 जगत विख्यात। इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, यहाँ पर सल्फर लगाना है, बीच में 2 ऑक्सीजन, ऊपर 1 ऑक्सीजन, नीचे 1 ऑक्सीजन, इधर OH और इधर OH। अब इसका बात कर ले हम लोग तो ऊपर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 O, 1 O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 OH, 1 OH। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1 1 1 1। टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पर, 4। यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना हो गया, 4। दोनों को ऐड कर दो, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। दिस विल बी योर आंसर, 8। यहां तक आ गया क्या बात समझ में? तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई है। नेक्स्ट सवाल, अब बताइए किसी को टॉपिक पता हो तो वो इस सवाल को बना सकता है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म में ये देखा हुआ सा है, ये देखा हुआ सा है, ऐसे भी करके बना सकते, ये भी देखा हुआ सा है, ये भी देखा हुआ सा है, ये भी देखा, मोल, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी देखा हुआ सा है, ठीक है। अरे यार यहाँ तो सभी के सभी है, 3 3 6 सभी के सभी है। इसमें एक ऐसा था, ठीक है, इसमें एक और दे रखा था, अच्छा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दे रखा, ओके 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 ओके, ठीक है। अरे आज एक बच्चे ने सुबह बताया सर
कि इसमें पता करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, उसमें दिया हुआ था मोल, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको अच्छा ठीक है, यहाँ पर बताना एज अ टेम्परेचर, चाहे दोनों में से कोई भी सवाल हो, इंडिपेंडेंट बताना जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है, जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। मोल फ्रैक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। मास परसेंटेज करता है क्या? नहीं। मोलैरिटी करता है क्या? यस। मोलैलिटी करता है क्या? नहीं। पीपीएम करता है क्या? वेट बाय वेट का रेशियो होता है। वॉल्यूम परसेंटेज करता है क्या? करता है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम का घटने का रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, या रेशियो है, इसीलिए हम बोलेंगे रेशियो तो वॉल्यूम कट गया, यूनिट लेस हो गया ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज भी आपका नहीं करता है। तो कौन कौन सा इंडिपेंडेंट हो गया देख लो आप लोग। सिमुलैरिटी एक ऐसा टर्म है जो वॉल्यूम डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 22, वन एटम ऑफ एक्स, एक्स एक एटम है, हैज 25 MeV एनर्जी, द एनर्जी इन 102 ग्राम ऑफ एक्स इज P इंटू 10 टू द पावर 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बोल दिया है कि एक्स एक एटम, एक सिंगल एक्स एटम के पास कितना है? 2 MeV का एनर्जी है, ठीक। तो बोलता है द एनर्जी इन 102 ग्राम ऑफ एक्स, तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए? इसका मोलर मास पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एक एटम का पता है, वन एटम का, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाए तो यूनिटरी मेथड से मल्टीप्लाई नहीं कर लोगे, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे आपको क्या मिलेगा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? काट देना दो, और ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, आंसर हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां तक आ गया क्या समझ में? तो ये आपको क्या मिल गया? नंबर ऑफ एटम्स। एक एटम का कितना एनर्जी है? 25 MeV, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स का कितना हो जाएगा? 25 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 23 MeV इज योर एनर्जी, इज योर एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी। यहां तक आ गया क्या बात समझ में? यहां तक आ गया क्या बात समझ में? तो ये हो जाएगा 25 इंटू 12, ये हो गया 10, ऐसे तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 300, खत्म कहानी। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इसी पावर में लेकर के आना, 10 टू द पावर 25, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 25, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। देख रहे हो, यूनिटरी मेथड बेस्ड सवाल है, तो मैथमेटिक्स का सवाल लग रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। बोलता है इफ द रेशियो ऑफ Cp/Cv ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज R1 एंड सिमिलर रेशियो फॉर द डायटोमिक गैस इज R2, then find the value of R1 into 21, ठीक है। find the value of R1 into 21, is it clear or not? यहां तक क्लियर है क्या? तो आपको Cp/Cv फॉर द मोनोएटॉमिक गैस दे दिया, ठीक है, एंड सिमिलर रेशियो ऑफ इसका भी दे दिया, तो Cp/Cv मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा? Cp/Cv मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या हो जाता है? सभी को पता है ना, 5/3, और डाई एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा? 7/5, ठीक है। तो दिस इज द रेशियो, और ये किसके बराबर है? R1, और ये किसके बराबर है? R2। तुमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब Cp/Cv का वैल्यू पता है तो आपका काम हो जाएगा। R1 आपका क्या हो गया? 5/3, R2 क्या हो गया? 7/5 इंटू 21, तो ये हो गया 5/3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 21, ये 21 ये 21 कट गया, आंसर आ गया 25, ठीक है। तो 25 इज योर आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। इसके बाद और भी कोई सवाल है क्या सर? नहीं, ये आखिरी सवाल है। इतने ही सवाल हम लोगों को अभी तक स्टूडेंट से मिले हैं जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। देख रहे हो, बेसिक्स पे आ रहा है, बार बार वही बात बोलेंगे, वही बात हम लोग दोहराएंगे। प्लीज जो भी चीज आपने पढ़ा है उसको एक बार नहीं 1000 बार पढ़ करके बैठो एग्जाम में, और अगर आप उसको 1000 बार पढ़ के बैठोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट इनहेंस होता हुआ आपके सेशन में नजर आएगा, है कि नहीं। चलिए, तो आज का लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर नहीं बल्कि आपका सेशन था क्वेश्चन का, तो वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन नए क्वेश्चंस के साथ फिर से आपके सामने लेकर के आएंगे।